हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष एंड यू आर एट एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, जॉन मिल्टन पर ये मेरा सेकंड वीडियो है। इन द फर्स्ट वीडियो आई डिस्कस्ड 1 to 25 क्वेश्चंस और आज के वीडियो में हम 26 से 50 तक के क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्तों। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बी इन टच with next most important 25 MCQs on Milton. Here begins our today's class. Our 26th question is, who is often called the poetical son of Spenser? Options are John Milton, William Shakespeare, William Wordsworth, John Galsworthy. सही जवाब जॉन मिल्टन है दोस्तों। हालांकि मिल्टन ने क्लासिकल वर्क्स का गहराई से अध्ययन किया था, लेकिन अपने देश यानी कि इंग्लैंड के लिटरेचर में भी उनकी उतनी ही रुचि थी। कई वर्षों तक पोइट्री के फील्ड में कवियों के कवि एडमंड स्पेंसर उनके गुरु बने रहे थे दोस्तों। इसीलिए तो द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन ने अपने फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न के प्रीफेस में मिल्टन को द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर कह के पुकारा है दोस्तों। हियर कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन, thou shouldst be living at this hour. England hath need of thee. मिल्टन, आपको इस समय भी जीवित रहना चाहिए था। इंग्लैंड को आपकी जरूरत है। Who said this? The options are John Milton, William Shakespeare, William Wordsworth, John Galsworthy. The correct answer is William Wordsworth. ये लाइंस हमें विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज की गई सोनेट लंदन 1802 के बिल्कुल बिगिनिंग में मिलती है दोस्तों। Here is that sonnet and right in the beginning we have the lines given in the question. Let's move on to our next question now. Identify the English poet laureate who said, "O mighty mouthed inventor of harmonies, O skilled to sing of time or eternity, God gifted organ voice of England, Milton a name to resound for ages." ओ बड़े और पराक्रमी मुख वाले हार्मोनीज के इन्वेंटर अर्थात स्वीट रिदम को क्रिएट करने वाले, वर्तमान समय या अनंत काल का गायन करने की स्किल रखने वाले, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन से ब्लेस्ड ओ मिल्टन, तुम्हारा नाम तो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। तो दी ऑप्शंस गिवन आर लॉर्ड टेनिसन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गर्ल्सवर्दी। द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं दोस्तों, और उन्हें विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ यानी कि 1850 में इंग्लैंड का पोइट लॉरिएट बनाया गया था, और वो अपनी डेथ यानी कि 1891 तक इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट बने रहे थे। द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन वी फाइंड इन हिज फेमस पोएम मिल्टन। Here is that famous poem of Tennyson on Milton, और इस पोएम की स्टार्टिंग में ही हमें वो लाइंस देखने को मिलती हैं दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन में पूछी गई थी। इट्स टाइम टू मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 29th। फ्रॉम 12 years of age I hardly ever left my studies or went to bed before midnight। अर्थात 12 साल की उम्र से मैं कभी भी अपनी पढ़ाई मिडनाइट होने से पहले नहीं छोड़ता था और ना ही मध्य रात्रि से पहले सोने के लिए जाता था। ये बात किसने कही है? द ऑप्शंस आर मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और नन ऑफ दीज। द आंसर इज जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने अपने फादर जॉन मिल्टन के बारे में कहा था कि माय फादर destined me from my infancy to the study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight.
Let's come to our next question now. From 1632 to 1638, Milton continued his studies at which place? Boston, Horton, Bradstreet, none of these. The correct answer is Horton. Milton's residence at Horton constitutes Milton's first poetic period 1632 to 1638 और इन्हीं 6 years के दौरान मिल्टन की फेमस पोएम्स लेलेग्रो, आयल पेंसिरेसो, आर्केड्स, कोमस और लिसिडस लिखी गई थी दोस्तों, जिनमें से लेलेग्रो और आयल पेंसिरेसो ट्विन पोएम्स हैं, आर्केड्स और कोमस मास्क्स हैं और लिसिडस एक फेमस एलिजी है दोस्तों, जो उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी थी. इट ब्रिंग्स मी टू आवर क्वेश्चन नंबर 31. The Italian title L'Allegro and Il Penseroso are from microbiology, mycology, musicology or none of these. The correct one is musicology. L'Allegro, जिसे इटालियन लैंग्वेज में हैप्पी मैन कहा जाता है, मिल्टन द्वारा लिखी गई एक दूसरी पास्टोरल पोएम आयल पेंसेरेसो की ट्विन पोएम है और आयल पेंसेरेसो भी इटालियन टर्म है जिसका अर्थ होता है अ थॉटफुल और मेलनकली मैन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस वन. व्हाट इज और आर ट्रू अबाउट लेलेग्रो एंड आयल पेंसेरेसो? They are the twin poems by a belated Elizabethan. Both of them have preludes of 10 lines. They are written in rhymed octosyllabics. All of these सही जवाब है दोस्तों. पिछले आंसर में हम जान ही गए हैं दोस्तों कि ये दोनों ट्विन पोएम्स हैं और हम ये भी जान चुके हैं कि ये दोनों पोएम्स जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई थी, जिनको कि अब बिलेटेड एलिजाबेथन के नाम से जाना जाता है. इसके अलावा दोनों पोएम्स में हमें 10 लाइंस के प्रिल्यूड्स यानी कि इंट्रोडक्शन और प्रस्तावना देखने को मिलते हैं दोस्तों. लेलेग्रो की फर्स्ट 10 लाइंस में स्पीकर गॉडेस ऑफ मेलनकोली को घृणा पैदा करने वाली कहते हुए रिजेक्ट करता है और गॉडेस ऑफ मर्थ और हैप्पीनेस की कंपनी एंजॉय करता है. ठीक ऐसे ही आयल पेंसेरेसो में स्पीकर गॉडेस ऑफ मर्थ को डिल्यूडिंग जॉयज यानी कि भ्रम पैदा करने वाले आनंद कहते हुए रिजेक्ट करता है और गॉडेस ऑफ मेलनकली के साथ हो जाता है. सी पॉइंट इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि इन दोनों पोएम्स में हमें राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक्स देखने को मिलते हैं और ऑक्टोसिलेबिक वर्ड्स वो लाइन होती हैं दोस्तों जिसमें 8 सिलेबल्स होते हैं. चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं. इन लेलेग्रो द स्पीकर आफ्टर बैनिशिंग द स्पिरिट ऑफ लोथिट मेलनकली वेलकम्स यूफ्रोसेन हु इज द गॉडेस ऑफ मर्थ, मेलनकली, पोइट्री और नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज मर्थ क्योंकि ग्रीक मैथोलॉजी में गॉडेस ऑफ मर्थ को यूफ्रोसेन कहते हैं दोस्तों और मेलनकली की देवी ओइजीस हैं और पोइट्री की देवी को कलाइपी कहा जाता है दोस्तों. इसी प्रश्न से मिलता जुलता हमारा अगला प्रश्न है. इन आयल पेंसेरेसो द स्पीकर आफ्टर बैनिशिंग द डिल्यूडिंग जॉयज वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मर्थ, मेलनकली, पोइट्री और ऑल ऑफ दीज. The correct answer is melancholy. Now the next question, Lycidas by John Milton is an elegy written on the death of his friend Edward King in 1637. Milton also wrote a Latin poem to express his sorrow on the death of the same friend. Identify it. Epitaphium Daemonis is the correct answer friends, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है डेमन्स एपिटाफ. डेमन इज द पर्सन हु हैज द पावर टू टेम, सबड्यू और कॉन्कर.
और सेकंड वर्ड इज एपिटाफ। एपिटाफ वो वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो किसी की याद में उसकी कब्र पर लिखे जाते हैं। अगर अदर ऑप्शंस पे नजर डालें दोस्तों तो एपिथैलामियम और प्रोथैलामियम ये तो वो सॉन्ग्स और पोएम्स हैं दोस्तों जो कि मैरिज सेलिब्रेशंस में गाए जाते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेलेग्रो, आइल पेंसिरेसो एंड लिसिडस बिलोंग टू विच पीरियड? The options are the Horton period, the journalistic period, the romantic period or none of these. The Horton period is the right answer friends. ये पीरियड 1632 से लेकर 1638 तक रहा था जब मिल्टन हॉर्टन में रहे थे। Let's move on to the next question now. Which one of the following is an attack on the political corruption of the clergy in the English church and a plea for democracy in the structure of the church? The options are of Reformation, of Renaissance, of Humanism or none of these. The right answer is of Reformation. Of Reformation 1641 में जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया एक पैम्फलेट था दोस्तों। वास्तव में यही वो पैम्फलेट था जिससे उन्होंने पब्लिक एरेना में अपना डेब्यू किया था और इसका कंप्लीट टाइटल था ऑफ रेफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन इन इंग्लैंड। जॉन मिल्टन ने जो 5 एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट्स की सीरीज लिखी है दोस्तों, उस सीरीज में ऑफ रेफॉर्मेशन फर्स्ट ट्रैक्ट था। थ्रू दीज एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट्स मिल्टन अटैक्ड the episcopal form of church leadership. Next one is, who kills a man kills a reasonable creature, God's image, but he who destroys a good book kills reason itself, kills the image of God as it were in the eye. अर्थात ये लाइंस जिनमें मिल्टन डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड बुक को किलिंग द इमेज ऑफ गॉड के बराबर मानता है, ये लाइंस कहां से ली गई हैं? दी ऑप्शंस आर पैराडाइज लॉस्ट, एरियोपेजिटिका, कोमस और नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज एरियोपेजिटिका। एरियोपेजिटिका मिल्टन का वो वर्क है दोस्तों जिसमें मिल्टन फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है और बुक्स के इंपॉर्टेंस पर भी प्रकाश डालता है। हियर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कोट्स ऑन बुक्स which we find in Areopagitica. You can go through them on your own. The title of Areopagitica is derived from a speech which was addressed to the Athenian court of the Areopagus. This speech was addressed by, so the options are E. Socrates, Areopagus, Beelzebub or Mammon. The correct answer is E. Socrates. E. Socrates सोक्रेटिस से भी पहले आने वाला ग्रीक ऑरेटर और फिलोसोफर था और सोक्रेटिस की ही तरह ई सोक्रेटिस को भी कोर्ट ट्रायल फेस करना पड़ा था दोस्तों और उसमें उसकी भी सोक्रेटिस की तरह हार हुई थी। एरियोपेजिटिका का टाइटल ई सोक्रेटिस की उसी स्पीच से लिया गया है दोस्तों जो उन्होंने एरियोपेगस की एथेनियन कोर्ट में दी थी। Our 40th question is, the abilities of the poet are the inspired gift of God rarely bestowed. अर्थात एक पोइट की एबिलिटीज उसको गॉड द्वारा दिया हुआ वो दुर्लभ वरदान है जो किसी किसी को ही प्राप्त होता है। Where do these lines appear? The options are Comus, Areopagitica, Lycidas or none of these. The right answer is Lycidas, क्योंकि लिसिडस ही वो पोएम है दोस्तों जिसमें मिल्टन पोइट्स और पोइट्री की बात करता है। इट ब्रिंग्स मी टू आवर क्वेश्चन नंबर 41। लव वर्च्यू शी अलोन इज फ्री, शी कैन टीच ए हाउ टू क्लाइंब हायर देन द स्फेरी चाइम, और इफ वर्च्यू फिबल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? अर्थात वर्च्यू को एप्रिसिएट करने वाली इन लाइंस को
कहां से लिया गया है? दी ऑप्शंस आर कोमस, एरियोपेजिटिका, लिसिडस और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज कोमस। कोमस ही वो पोएम है दोस्तों जिसमें जॉन मिल्टन वर्च्यू और चेस्टिटी की बात करता है। और एरियोपेजिटिका के बारे में हम जान ही गए हैं कि इट टेल्स अस अबाउट बुक्स एंड लिबर्टी ऑफ प्रेस। और पोइट्स और पोइट्री की बात हमें मिल्टन द्वारा लिखी गई एलिजी लिसिडस में देखने को मिलती है दोस्तों। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस सोनेट वाज रिटन बाय मिल्टन ड्यूरिंग 1642. At that time, it was believed that an attack on London by Charles I was imminent. Identify the sonnet. The options are, when I consider how my light is spent, methought I saw my late espoused saint, when the assault was intended to the city, on the late massacre in Piedmont. The correct answer is when the assault was intended to the city. मिल्टन द्वारा लिखी गई सोनेट 8 यानी कि when the assault was intended to the city पावर ऑफ पोइट्री को दिखाती है। मिल्टन इसमें यह कल्पना करता है कि उसके घर पर अटैक होने वाला है और इस सोनेट को वो कैप्टन, कॉलोनल और नाइट इन आर्म्स को संबोधित करते हुए लिखता है। When I consider how my light is spent is related to Milton's blindness, और methought I saw my late espoused saint वो सोनेट है दोस्तों जो उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ की डेथ पर लिखी थी। एंड ऑन द लेट मैसेकर इन पिडमंट, वॉडुइस के उस हत्याकांड पर आधारित है दोस्तों जो पिडमंट नाम की जगह में हुआ था। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चार्ल्स फर्स्ट वाज beheaded in which year? 1642, 1649, 1660 or 1666? The correct answer is 1649. The execution of Charles I by beheading occurred on Tuesday, 30th January 1649 outside the banqueting house on Whitehall. और चार्ल्स फर्स्ट को यह पनिशमेंट इसलिए दिया गया था दोस्तों क्योंकि रॉयलिस्ट्स और पार्लिमेंटेरियंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था और पार्लिमेंटेरियंस चार्ल्स फर्स्ट की नीतियों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इसीलिए चार्ल्स फर्स्ट को कोर्ट में ट्रायल के लिए बुलाया गया था जहां वो अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित कर पाए और इसी वजह से ही वाज बीहेडेड। ऑप्शंस में दिए गए सभी ईयर्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1642 में इंग्लैंड में थिएटर्स बंद कर दिए गए थे। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के बाद कॉमनवेल्थ पीरियड आ गया था। 1660 में फिर से मोनार्की को रिस्टोर कर लिया गया और 1660 is the year of great fire in England. Now the next question is, which work Milton wrote only to calm down the public's reaction of fear to the beheading of Charles I? The options are Ode on the Morning of Christ's Nativity, on Shakespeare, on arriving at the age of 23, on the tenure of kings and magistrates. The correct answer is on the tenure of kings and magistrates. हाँ दोस्तों, यही वो वर्क था जो मिल्टन ने सिर्फ इसलिए लिखा था कि बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स फर्स्ट से लोग घबरा ना जाएं और कुछ रिएक्ट ना करने लगे। इस वर्क में मिल्टन ने बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स फर्स्ट को बिल्कुल सही ठहराया है दोस्त। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी to Cromwell's government chiefly due to his work Areopagitica, on Shakespeare, on arriving at the age of 23, on the tenure of kings and magistrates. Last one is the correct answer friends, क्योंकि यही वो वर्क था दोस्तों जो मिल्टन ने क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट यानी कि कॉमनवेल्थ के फेवर में लिखा था और इस वर्क को ओलिवर क्रॉमवेल ने इतना पसंद किया था कि मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी की पोस्ट दे दी गई। इट ब्रिंग्स मी टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इन विच वर्क डज मिल्टन प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट?
The options are Comus, Iconoclasts, Lycidas or none of these. Iconoclasts is the correct answer friend. Iconoclast वो वर्क है दोस्तों जो अक्टूबर 1649 में पब्लिश हुआ था। ये उस वर्क के खिलाफ लिखा गया था जो वर्क रॉयलिस्ट प्रोपेगेंडा के रूप में सामने आया था, जिसमें राजा की हत्या पर राजा के समर्थक एक किताब पब्लिश कराए थे जिसका नाम था एकॉन बेसिलाइक। एकॉन बेसिलाइक का इंग्लिश मीनिंग होता है आइकन ऑफ द किंग। और इस बुक के अगेंस्ट जॉन मिल्टन की बुक आई जिसका नाम था इकोनोक्लास्ट्स। इकोनोक्लास्ट का मतलब होता है ब्रेकर ऑफ द आइकॉन। इस बुक में जॉन मिल्टन ने चार्ल्स फर्स्ट की उस इमेज को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था दोस्तों, जो रॉयलिस्ट की बुक में बनाई गई थी। इट ब्रिंग्स मी टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड इन विच ईयर? 1667, 1637, 1644 और 1652? The correct answer is 1652. 1652 ही वो ईयर है जब मिल्टन 44 साल की उम्र में पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गए थे। और इसी साल उनके साथ एक और मिसफॉर्च्यून हुआ। उनकी फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल की चाइल्ड बर्थ के दौरान डेथ हो गई। शी हैड बोर्न हिम 3 daughters, एनी, मैरी एंड डेबोरा। The only male child, John, died in infancy in 1651. Powell died while giving birth to Deborah, the couple's 3rd daughter. Let's move on to our next question now. In the state of his blindness, with whom Milton does not compare himself? The last one, Lycidas, is the correct answer, friends. Paradise Lost की 3rd बुक के स्टार्टिंग में ही मिल्टन प्रार्थना करता है कि वो उन 4 ब्लाइंड प्रॉफिट्स की तरह बन जाए जिनके अंदर गॉड की बनाई हुई चीजों को परसीव करने की काबिलियत थी। और वो 4 ब्लाइंड प्रॉफिट्स के नाम जो वो बताता है वो हमारे फर्स्ट 3 ऑप्शंस में ही आ गए हैं। और जिन 4 ब्लाइंड प्रॉफिट्स के नाम वो बताते हैं उसमें लिसिडस का नाम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड and wait. Where does this line appear? The options are Milton's Paradise Lost, Milton's On His Blindness, Milton's Comus or none of these. The correct answer is Milton's On His Blindness. Sonnet number 19, जिसको When I Consider How My Light Is Spent या On His Blindness के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसे 1650s में लिखा गया था जब मिल्टन ने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह खो दी थी। एंड दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल चैलेंजेस द स्पीकर फेसेस एज अ ब्लाइंड पर्सन। लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 50th. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस? द ऑप्शंस आर ABAB, CDCD, EFEF, GG. ABAB, BCBC, CDCD, EE. ABBA, ABBA, CDE, CDE or none of these. Option C, ABBA, ABBA, CDE, CDE is the correct answer friends. मिल्टन द्वारा लिखी गई ऑन हिज ब्लाइंडनेस पेट्रार्कन पैटर्न में लिखी गई सोनेट है दोस्तों। और पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम ABBA, ABBA, CDE, CDE ही होती है। एंड द फर्स्ट ऑप्शन ABAB, CDCD, EFEF, GG ये शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम है। एंड द सेकेंड वन इज द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट। With this, I end today's class, friends. Thank you very much.